हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान और ये लेक्चर नंबर 17 है। 16 लेक्चर हम सामान्य ज्ञान के अपलोड कर चुके हैं, वहां पर जाकर के आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो लेक्चर नंबर 17 है और आज के वीडियो में चोल वंश को हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें यादव वंश और अन्य जो भी वंश आते हैं उसको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चालुक्य वंश को कंप्लीट किया था, जिसमें लास्ट था बेंगी के चालुक्य, और यहाँ पर आज इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे चोल वंश। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो यही बनता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश के संस्थापक याद रखिएगा विजयालय, और विजयालय का जो शासन चला है वो 850 से 887 ईस्वी तक शासन चला। तो इनको आपको याद रखना है, चोल वंश के संस्थापक कौन, विजयालय, और इनका शासनकाल 850 से 887 ईस्वी तक रहा। जो विजयालय थे इन्होंने चोल वंश की स्थापना की। तो चोल वंश की स्थापना करने के बाद इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई वो बनाई तंजाय को। कौन सी? तंजाय, जो कि तंजौर या फिर तंजावुर कहा जाता है। तो पहले इसको कहा जाता था तंजाय या फिर इसको तंजौर भी बोलते थे, और एक नाम और था तंजावुर। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। जैसे आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं कि चोल वंश के संस्थापक जो विजयालय थे उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो अगर तंजाय आए तो तब आपको याद रखना है, उसको टिक करना होगा। तंजौर आएगा वो आपको टिक करना होगा, और तंजावुर आएगा ये आपको टिक करना होगा। ठीक है, तीनों में से आप कोई भी नाम देख करके टिक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा वो मिलता है तंजौर। ठीक है, लेकिन जो तंजौर है वो पड़ता कहाँ पर है, तो इसको आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तंजौर कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। जो कि राजधानी किसने बनाई थी? विजयालय, जो संस्थापक थे चोल वंश के। अब यहाँ पर देखिए विजयालय की कुछ उपाधियाँ थी, उनको भी आपको याद रखना है। विजयालय की एक उपाधि आपको याद रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नरकेसरी। नरकेसरी उपाधि किसकी थी, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो नरकेसरी चोल वंश के संस्थापक विजयालय की उपाधि थी, और तंजौर इनकी राजधानी थी। तो तंजौर के ऊपर एक क्वेश्चन और आपको से मालूम किया जाता है कि तंजौर के जो वास्तुकार हैं, जिसको आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, तो वो कौन थे। तो तंजौर के वास्तुकार थे राज पेरुथच्चन। क्या नाम था? राज पेरुथच्चन। आई होप आपको ये याद रहेगा, और ये आपको अगर याद रहता है तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पक्का हो जाता है कि तंजौर के वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर कौन थे, तो वो थे राजराजेश्वर। एक बात हम आपको बता दें कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वास्तुकार ना लिख करके वो लिख देता है आर्किटेक्चर, यानी कि जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है वही वो लिख करके दे देता है। तो आर्किटेक्चर भी आपको याद रखना है और वास्तुकार भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि निशुंभ सूदिनी देवी का जो मंदिर है वो किसके द्वारा निर्माण कराया गया था। तो निशुंभ सूदिनी देवी का जो मंदिर है वो चोल वंश के संस्थापक जो थे विजयालय, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक एक करके याद कर लेना है। सबसे पहले चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तंजौर में। तंजौर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और विजयालय की उपाधि क्या है? नरकेसरी। कौन सी है? नरकेसरी है। और तंजौर के जो वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर हैं वो कौन थे? राज पेरुथच्चन। ओके, एक हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा कि निशुंभ सूदिनी का जो मंदिर है देवी का, वो किसने बनवाया था? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय, इनके द्वारा ये मंदिर निर्माण कराया गया था। चोल वंश का जो स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो चोल वंश का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था आदित्य प्रथम ने। किसने? आदित्य प्रथम ने। और इन्होंने एक उपाधि धारण की कोदंडराम की। और ये उपाधि इनको कब मिली? तो ये उपाधि मिली थी कि जब इन्होंने पल्लवों को पराजित किया था। जो पल्लव वंश के राजा थे उनको इन्होंने पराजित किया था, तो उनकी वजह से उनको पराजित करने के उपलक्ष्य में इनको एक उपाधि मिली थी कोदंडराम। ठीक है, तो ये किसकी उपाधि है? ये है आदित्यनाथ की। तो ये आ जाता है कि चोल वंश का जो स्वतंत्र राज्य है वो किसने स्थापित किया था। तो आपको नाम याद रखना है आदित्य प्रथम। और इनकी उपाधि कौन सी थी?
कोदंडराम। और ये उपाधि कब मिली? ये उपाधि इनको जब दी गई थी जब इन्होंने पल्लवों को पराजित किया था। जो पल्लव वंश के राजा थे उनको इन्होंने पराजित किया था। और जिसको पराजित किया था तो वो कौन थे? तो वह कौन राजा था जिसको आदित्य प्रथम ने हराया था, यानी कि पल्लव राजा? तो उसका नाम था अपराजित वर्मन। क्या नाम था? अपराजित वर्मन। तो इसीलिए इनको कोदंडराम की जो है उपाधि मिली थी। अब देखिए आता है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम जो है वो तक्कोलम का युद्ध लड़े थे और किसके साथ? राष्ट्रकूट नरेश जो कि कृष्ण तृतीय हैं। तो परांतक प्रथम जो है एक युद्ध लड़े, किसके साथ लड़े? राष्ट्रकूटों के साथ। और परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट का जो नरेश था, राजा था कृष्ण तृतीय, उसके बीच ये युद्ध हुआ। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और जिसमें जो परांतक प्रथम है उनकी पराजय हुई, यानी कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को हरा दिया था। तो सवाल यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या पड़ा? तो वो है तक्कोलम। या फिर क्वेश्चन यहाँ से उल्टा करके आपको ये दे देगा कि तक्कोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के बीच ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में परांतक प्रथम की पराजय हुई थी, यानी कि कृष्ण तृतीय ने इनको हरा दिया था। अब परांतक प्रथम के द्वारा वह कौन सा अभिलेख था जिसमें ये बताया गया कि चोल साम्राज्य ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था? तो ऐसा बताने वाला जो अभिलेख है वह है उत्तर मेरूर अभिलेख। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? क्वेश्चन बनता है कि उत्तर मेरूर अभिलेख में क्या बताया गया है या फिर किसका उल्लेख है? तो परांतक प्रथम के द्वारा ये अभिलेख लिखा गया है, ये अभिलेख बनवाया गया है, तो याद रखिएगा। तो और उसमें ये बताया गया कि जो चोल साम्राज्य है वो ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? परांतक प्रथम का। और उसमें बताया गया कि चोल साम्राज्य जो है वो ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं चोल वंश के राजा राजराज प्रथम के बारे में। तो राजराज प्रथम के बारे में अगर आप बात करें तो श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला चोल राजा यानी कि प्रथम चोल शासक कौन था? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला जो चोल शासक था उसका नाम था राजराज प्रथम। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये याद होगा। और तब वहाँ के राजा कौन थे जब राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो वहाँ के राजा थे महिम फिफ्थ यानी कि महिम पंचम जिसे बोलते हैं। तो यानी कि महिम पंचम वहाँ के राजा थे श्रीलंका के, और श्रीलंका पर आक्रमण किया था राजराम प्रथम ने। और राजराज प्रथम जो हैं वो चोल वंश के ऐसे प्रथम शासक बने जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजराज प्रथम के द्वारा श्रीलंका में बनवाया गया नया प्रांत कौन सा था, यानी कि उसका नाम क्या था? तो एक नया प्रांत बना लिया। मतलब क्या है, जब राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किए तो उन्होंने महिम पंचम को हरा दिया, और उन्होंने जब उसको हरा दिया तो कई ऐसे राज्य उनके जो है एरिया में आ गए जो उन्होंने जीता था कि बहुत ज़्यादा उनके अलग अलग नाम थे। तो उन्होंने एक नाम बना दिया मुकडी चोल मंडल। ठीक है, मुकडी चोल मंडल उन्होंने एक नाम रख दिया, जिन्होंने जो एरिया था श्रीलंका का जिसको उन्होंने जीता था, तो उस एरिया का पूरा नाम उन्होंने रख दिया मुकडी चोल मंडल। और इस प्रांत की राजधानी उन्होंने बनाई पोलन रुवा को। तो पोलन रुवा की राजधानी थी, उस प्रांत का नाम पड़ा मुकडी चोल मंडल। और ये क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ के जो एरिया में गांव बने हुए थे या फिर हम कह सकते हैं कि प्रांत बने हुए थे तो वो बहुत ज़्यादा थे, अलग अलग नाम थे, तो इसलिए उन्होंने एक ही नाम दे करके उसको अपना राज्य बना लिया। राजराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि राजराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखिएगा शैव धर्म के अनुयायी थे। और शैव धर्म के अनुयायी होने के साथ साथ इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया मंदिर जो है वो है राजराजेश्वर, या फिर बोल सकते हैं वृद्धेश्वर मंदिर।
तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दो तरह के जो है उलटफेर मिल सकते हैं, जैसे कि राजराजेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, तो याद रखिएगा चोल वंश के राजा राजराज प्रथम के द्वारा। क्यों बनवाया गया, क्योंकि वे शैव धर्म के जो है अनुयायी थे, और या तो राजराजेश्वर बोले या फिर उसी मंदिर को वृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तो वृहदेश्वर या फिर राजराजेश्वर मंदिर, कुछ भी दोनों में आपको अगर लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है ये किसने बनवाया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था। या फिर ये क्वेश्चन बन जाता है कि राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया, तो चोल वंश के शासक द्वारा बनवाया गया, राजराज प्रथम के द्वारा। और ये जो राजराजेश्वर या फिर वृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है तंजौर में। और तंजौर कहाँ पर पड़ता है, तंजौर पड़ता है तमिलनाडु में। तो इनको आपको याद रखना है, एक एक क्वेश्चन हम आपको याद करा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद होते जाएंगे। अब बात करते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम जो है एक ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में चोल साम्राज्य सबसे ज़्यादा विस्तार किया। तो देखिए क्वेश्चन ये होता है कि चोल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। इनकी एक उपाधि भी थी जिसको कहा गया गंगेकोंड चोल। क्या कहा गया, गंगेकोंड चोल, या फिर चोल पंडित भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही कि जो हम कहते हैं कि जो राजेंद्र प्रथम है, तो बंगाल के एक पाल शासक थे जिनका नाम था महिपाल। उनको इन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया, और युद्ध में पराजित करने के बाद जो इनको उपाधि मिली उसी का नाम पड़ा गंगेकोंड चोल। ठीक है, गंगेकोंड चोल मतलब क्या है कि जो राजेंद्र प्रथम है उन्होंने बंगाल के पाल शासक यानी कि महिपाल को युद्ध में हरा दिया, और उसी के वजह से इनको उपाधि मिली गंगेकोंड चोल की। ठीक है, और इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने क्या किया कि अपनी नई राजधानी गंगेकोंड को बना ली, ये नाम पड़ा गंगेकोंड चोलपुरम। ठीक है, गंगेकोंड चोलपुरम। और गंगेकोंड चोलपुरम में देखिए जब इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तो वहाँ पर इन्होंने एक तालाब का निर्माण करा दिया। तालाब का निर्माण जब इन्होंने कराया तो उस तालाब का निर्माण कराने के बाद उसका नाम पड़ा चोलगंगम। ठीक है, तो देखिए कहाँ से इनका जो है इस तरीके से विकास चला कि एक बंगाल के पाल शासक थे जिनका नाम था महिपाल, उन्होंने युद्ध में हरा दिया तो इनको उपाधि मिली गंगेकोंड चोल की। और जहाँ पर गंगेकोंड चोल की इनकी उपाधि दी गई तो उस एरिया में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई गंगेकोंड चोलपुरम को, और वहीं पर उसी एरिया में एक तालाब इन्होंने निर्माण कराया, और तालाब का निर्माण जब इन्होंने कराया तो चोलगंगम उसका नाम दिया। चोल वंश का अंतिम शासक आप जरूर याद रखिएगा राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो है चोल वंश के अंतिम शासक रहे, और इनके बाद आता है चोल शासक, यानी कि चोल प्रशासन किस तरीके का था, क्या क्या उसमें होते थे, तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ें। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे नटराज शिव की मूर्ति कहाँ पर है, तो नटराज शिव की मूर्ति तंजौर में है, और ये चोल वंश के द्वारा बनवाई गई है। ठीक है, तंजौर में चोल वंश के द्वारा ये बनवाई गई थी नटराज शिव की मूर्ति। तो ये याद रखिएगा कि ये नटराज शिव की मूर्ति जो है ये चोल वंश के द्वारा तो बनाई गई थी, लेकिन ये किस धातु की है, तो कांस्य धातु की ये मूर्ति है, इसको आप याद रखेंगे। और एक बात और है जो चोल वंश के शासकों की है कि कांस्य धातु की बनी मूर्तियाँ किस काल में प्रसिद्ध थी, तो ये याद रखिए कांस्य की जो बनी हुई मूर्तियां हैं वो चोल प्रशासन यानी कि चोल काल में प्रसिद्ध मानी जाती हैं। उस टाइम पर ये कांस्य की मूर्तियां उस काल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थीं, तो कांस्य धातु की बनी मूर्तियां चोल प्रशासन यानी कि चोल वंश में प्रसिद्ध मानी जाती है। चोल प्रशासक किसके उपासक थे, यानी कि चोल वंश के जो लोग थे, चोल वंश के जो राजा थे वो किसकी उपासना करते थे, तो वे दो की उपासना करते थे। जो विष्णु की उपासना करते थे उनको कहा जाता था अलवार, ठीक है, और जो शिव की उपासना करते थे उनको कहा जाता था नयनार। मतलब क्या है कि चोल वंश में दो तरह के लोग रहते थे, एक तो वो जो विष्णु की पूजा करते थे, दूसरे वो थे जो शिव की पूजा करते थे। जो विष्णु की पूजा करते थे यानी कि विष्णु के उपासक थे उनको बोला जाता था अलवार,
जो शिव की पूजा करते थे उनको बोला जाता था नयनार। अब याद रखिएगा, संपूर्ण चोल साम्राज्य कुछ प्रांतों में बटा हुआ था, तो उन प्रांतों की संख्या कितनी थी? चोल वंश कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो चोल वंश यानी कि चोल साम्राज्य, पूरा का पूरा चोल साम्राज्य वो 6 प्रांतों में बटा हुआ था, और उन प्रांतों को एक नाम दिया गया, जो नाम था मंडलम। क्या नाम दिया गया? मंडलम। चोल काल की एक और बात है कि जो भूमि कर था वो उसकी उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। मतलब क्या है कि भूमि पर ऋण लिया जाता था, यानी कि जिसको बोलते हैं टैक्स। तो भूमि कर जो लिया जाता था वो उतना होता था कि जितनी उस भूमि में उपज होती थी उसका 1/3 भाग लिया जाता था। चोल साम्राज्य में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो उनका नाम होता था पेरुंदरम। पेरुंदरम उच्च अधिकारियों को कहा जाता था। तो यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि उच्च अधिकारियों को अगर पेरुंदरम कहा जाता था तो निम्न जो पद के अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था सेरुंदरम। सेरुंदरम और पेरुंदरम, यानी कि उच्च अधिकारी पेरुंदरम और निम्न अधिकारी शेरुंदरम कहे जाते थे। चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह आप याद रखेंगे तो ये है कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम जो है ये एक ऐसा बंदरगाह है जो चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। चोल साम्राज्य में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सोने के सिक्के को काशू या फिर कलंजू, दोनों में आप याद रखिएगा। दोनों आपको एग्जाम में अगर कोई भी नाम मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि ये नाम किसका है। चोल वंश में सोने के सिक्कों को ये नाम दिया गया था। तो इस साम्राज्य में जो व्यापारी थे वो कुछ व्यापार करते थे, तो जब उनकी बैठक होती थी तो उस बैठक को क्या कहा जाता था? तो जब व्यापारियों की बैठक होती थी उनको कहा जाता था नगरम। क्या कहते थे? नगरम कहते थे। और यह जो सभा होती थी, यह जो बैठक होती थी, ये कहाँ पर होती थी? तो या तो तालाब के किनारे या फिर किसी मंदिर के निकट ये एक सभा होती थी, जिसको क्या कहा जाता था? नगरम। और नगरम जो सभा थी ये चोल वंश में किसके बीच होती थी? जो व्यापारी होते थे उनके बीच ये सभा की जाती थी, यानी कि ये बैठक की जाती थी। ब्राह्मणों को जो जमीन दी जाती थी तो वो कर मुक्त भूमि होती थी, यानी कि उस पर कोई भी कर नहीं लगता था, उसका कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। और वो कर मुक्त भूमि जो होती थी ब्राह्मणों को जो दी जाती थी उसको कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। और जो उनको दान में दी जाती थी उनको बोलते थे ब्रह्मदेव। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ब्रह्मदेव बोलते थे जो दान में दी जाती थी। और जो कर मुक्त भूमि थी ब्राह्मणों के लिए उनको कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के गुरु को आप याद रखिएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे, तो उनको आप याद रखिएगा। जो उनके गुरु थे वो थे ईशान शिव पंडित। ईशान शिव पंडित, और ईशान शिव पंडित शैव धर्म के एक संत थे जिनका नाम था ईशान पंडित, और वही उनके गुरु कहलाए। नाम क्या था? राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम के गुरु ईशान शिव पंडित थे, और ईशान शिव पंडित किस धर्म से संबंधित हैं? शैव धर्म से, और ये एक संत थे शैव धर्म में। चोल काल में जो सड़कों की देखभाल करने वाली एक समिति होती थी, एक कमेटी होती थी, तो उसको क्या कहा जाता था? तो बगान समिति चोल वंश में किसको कहा जाता था? तो जो सड़कों की देखभाल करते थे तो उनको बगान समिति कहा जाता था। अब देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं यादव वंश की। यादव वंश में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि देवगिरी के यादव वंश की स्थापना, यानी कि यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो भिल्लम पंचम ने यादव वंश की स्थापना की थी। तो यादव वंश की स्थापना जब भिल्लम पंचम ने की थी तो इनको देवगिरी के यादव वंश क्यों कहा गया? क्योंकि जो भिल्लम पंचम थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई देवगिरी को, तो ये देवगिरी के थे, तो इन्होंने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाई, और देवगिरी के यादव वंश ही इनको नाम दिया गया। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन रहा? तो यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा रहा सिंहण। क्या नाम था? सिंहण नाम था। और इनकी जो शासनकाल की अवधि है वो है 1210 से 1246 ईस्वी तक।
तो यादव वंश का अंतिम शासक रामचंद्र, इनको आप याद रखिएगा। यादव वंश का अंतिम शासक रामचंद्र, और रामचंद्र ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है। तो यादव वंश के जो अंतिम शासक थे रामचंद्र, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था मलिक कफूर के सामने। किसके सामने? मलिक कफूर के। और मलिक काफूर जो हैं वो किसका सेनापति था? वो था अलाउद्दीन का सेनापति। या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो मलिक काफूर है वो कौन है? तो याद रखिए अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर था। तो यहाँ पर यादव वंश के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम लेते हैं होयसल वंश। तो होयसल वंश के सबसे पहले आप संस्थापक को याद रखिए। तो संस्थापक थे विष्णुवर्धन। क्या नाम था? विष्णुवर्धन। और एक नोट पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है कि होयसल वंश जो है पाल वंश की ही एक शाखा है, इसको आप याद रखिएगा। मतलब मेन इसमें क्या है? पाल वंश, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो होयसल वंश पाल वंश की ही एक शाखा थी। और देखिए चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा किया गया था? तो चेन्ना केशव मंदिर है, चेन्ना केशव मंदिर, वो किसके द्वारा किया गया? होयसल वंश के शासकों द्वारा। और ये जो होयसल वंश है, इनके संस्थापक जो विष्णुवर्धन है, उन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया था। और कब? 1117 ईस्वी में। मतलब होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, और होयसल वंश एक पाल वंश जो है उसी की संस्था है, उसी का शाखा है। और चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक याद रखिए वीरबल्लाल तृतीय। वीरबल्लाल तृतीय होयसल वंश का अंतिम शासक रहा। कदम्ब वंश से क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, केवल ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। संस्थापक थे मयूर शर्मन, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई वनवासी को। ठीक है, तो कदम्ब वंश से आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। गंग वंश की अगर बात करें तो गंग वंश में सबसे पहले संस्थापक को याद रखिए वज्रहस्त। वज्रहस्त पंचम जो हैं वो गंग वंश के संस्थापक थे। और ये जो है वज्रहस्त, इनका जो नाम है गंगवंश के संस्थापक के रूप में, ये अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक नहीं माने जाते, क्योंकि अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक जो हैं वो कोकणी शर्मा माने जाते हैं। ठीक है, जो अभिलेखों में पुष्टिकरण मिला तो वो प्रथम शासक वज्रहस्त को नहीं मानते, वो मानते हैं कोकणी वर्मा को। और इन्होंने अपनी राजधानी कुवलाल, यानी जिसे बोलते हैं कोलर, इसे बनाई थी। और अब वर्तमान में कोलर जो है वो है तलकाड़। ठीक है, कोलर जो है वो तलकाड़ को कहा जाता है। और याद रखिए दत्तक सूत्र पर जो टीका लिखने वाला एक गंग शासक है, उसका नाम है माधव प्रथम। क्या नाम था? माधव प्रथम। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा गंग वंश, कदम्ब वंश और होयसल वंश, इसके साथ साथ यादव वंश और चोल वंश को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 18 में, जिसमें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पाल वंश। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।